एमबीसीटी की नहीं, हमारी एग्जाम पूरी तरह से सेक्शनल ही आने वाली है। तो सेक्शनल जब आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, या सब्जेक्ट क्या क्या है। तो तब पहला सेक्टर कौन सा है हमारे एग्जाम में, कितने हैं सेक्टर और कौन सा आने वाला है, क्या है सब्जेक्ट। हाँ, रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में कौन सा नाम दिया है, लॉजिकल रीजनिंग का वर्ड है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर जाएंगे तो ये वाला है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग और साथ में क्या दिया है, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग एक अलग दे दिया और साथ में दे दिया एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इसका सेक्शन ही अलग आएगा या उसी के साथ चलेगा शायद, बट वो अलग अलग सवाल होंगे। लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज बता सकते हो कोई, कितना मार्क्स का आने वाला। हाँ, 50 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में आएंगे। देखो ये क्वेश्चंस है और यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करके तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। ये 50 मार्क्स है। एब्स्ट्रैक्ट में कितने आने वाला है, 25 क्वेश्चंस, और मार्क्स भी कितने हैं, 25 में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि डायग्राम वाले सवाल, हाँ, डायग्राम में काउंटिंग फिगर, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, सीरीज सीरीज वाले सभी, ये सभी के सभी बनने चाहिए। ये एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, खाली पैटर्न ओरिएंटेड है। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, अनदर सब्जेक्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। ये वाला दोनों दोनों को मिला के स्लॉट को डिवाइड कर देता है। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 50 आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 25 आएगा, ठीक है। तो क्वांट एंड डीआई मिला के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 75 मार्क्स का वेटेज यहां पर चला जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा कौन सा, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है, इंग्लिश। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश। इसमें जो आएंगे कितने क्वेश्चंस आएंगे, 50 फॉर अ 50 मार्क्स। टाइमिंग कितना है, क्वेश्चन नंबर ऑफ कितना है, 200 क्वेश्चंस फॉर अ 200 मार्क्स। ये वाला है। थोड़ा सा सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन लगने ही वाला है। रीजन है कि हम लोग जब एग्जाम दे रहे होंगे उसमें सभी के मार्क्स अलग अलग आने वाले हैं, सभी ओरिएंटेड वेटेज ही अलग हो जाएगा, सभी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने के चांसेस भी है। तो ये बात समझेगा कि जब ये आप सॉल्व करोगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर ये तो वेटेज ही गड़बड़ हो गया, स्लॉट 1 में है, स्लॉट 2 है। तो हमें क्या देखना है, उनका कहना क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो सेम आएंगे। यानी आपने अगर क्वांट में 50 बताया तो 50 लाऊंगा, सभी को 50 देंगे, वेटेज कम ज्यादा, डिफिकल्टी कम ज्यादा करेंगे, ये इतना गारंटेड है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो टॉपिक है, एक मिनट, तो ये पैटर्न सेम होगा। अब सबसे बड़ा चीज क्या है ना, ये वाला टॉपिक श्योर आता है जो आपको 100% नजर आएगा सर, डीआई नहीं, क्या 25 से ज्यादा भी आ सकता है, मिनिमम 25 आएगा, उससे ज्यादा भी वेटेज कम ज्यादा होने के चांसेस है। डेटा इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज मीन बाय डेटा, डीआई एग्जैक्टली क्या पढ़ना होता है, डीआई में क्या करता है, आपको क्या लगता है डीआई क्या है एक्चुअली। हाँ, मतलब जो गिवन चार्ट होगा, देखो मैं एग्जाम वाला नहीं पढ़ा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि रेगुलर सेशन में हम लोग क्या पढ़ाते हैं वैसे नहीं जाना है, हमें करना है एग्जाम में पढ़ाओ सर। एग्जाम में कैसे आता है, डीआई का मतलब है कोई तो इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन पे सवाल आएंगे और उसको सॉल्व करके दे दो। तो डीआई पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है या क्या पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक का नॉलेज पूरा अच्छी तरह से। कौन सा टॉपिक, परसेंटेज आना ही चाहिए, ठीक है। परसेंटेज के बाद में थोड़ा बहुत बेसिक क्या पता होना चाहिए, रेशो के बारे में, रेशो एंड प्रोपोर्शन। नॉर्मली रेशो एंड प्रोपोर्शन इतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको परसेंटेज आ गया तो रेशो का मतलब डिवाइड ही करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या लगता है, उसके बाद में लगता है एवरेज। मैक्सिमम डीआई में ये तीन ही कंसेप्ट आते हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा आने वाला कंसेप्ट कौन सा होगा, परसेंटेज, यही सबसे ज्यादा लगता है। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो आपका डीआई नहीं निकलेगा, सिंपल। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा तो ही डीआई निकलेगा, नहीं तो डीआई बना ही नहीं पाओगे, 25 मार्क्स वैसे ही गुल हो जाएंगे, नहीं बना पाएंगे। परसेंटेज में क्या लगेगा सर, तो परसेंटेज का बेसिक चार्ट लगेगा। जैसे परसेंटेज को जब भी प्रेजेंट करते हैं, हाँ, तो परसेंटेज को हम लोग दिखाते समय ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, कोई भी नंबर परसेंटेज लगा। देखो एक बात बता रहा हूँ, आईएमपी टॉपिक ले रहा हूँ, आईएमपी टॉपिक के साथ में नहीं क्या वो कंसेप्ट भी पढ़ाना है। कोई एग्जाम्पल ऐसे नहीं लूंगा कि खाली एग्जाम्पल पढ़ाने थे आगे बढ़ता है, पीवाई क्यू के साथ ही पढ़ेंगे। लास्ट ईयर की जो डीआई कंटेंट है वो पूरा रेडी है, हाँ, वही पढ़ेंगे कि मेरे स्लॉट में कौन सा आया था, पहला स्लॉट में कौन सा डीआई है, सेकंड स्लॉट में कौन सा डीआई है। तो आपका पीवाई क्यू के साथ में पढ़ना है, ठीक है। ये बैच में परसेंटेज को ऐसे प्रेजेंट करता है, यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लो मुझे x% बताना है, परसेंटेज हुआ है सभी का, x/100 वगैरह ऐसे लिखते हैं, सभी का हुआ ऐसे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बताओ यार 1%, 1 का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 2/3 66.66%, 1/4 25%, 3/4 75%, 1/5 20%, 3/5 60%, 4/5 80%, ठीक है।
अब ये बना, ये यहां तक 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.50%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, ठीक है। 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/30 हाँ 1/14 ना 7.28%, 7.28%, ठीक है। 1/15 6.66%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26%, 1/20 5%। सबसे मेन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का टेबल 1 से लेके 1/20 तक सभी को आना चाहिए, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। डायरेक्टली यहां पर प्रेजेंट करूंगा डी है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक चीज, क्या मैं इसको स्किप कर सकता हूं? नहीं, स्किप करोगे एग्जाम चली गई, स्किप नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक होते हैं स्किप नहीं किया जाता, इसको स्किप करना मतलब एग्जाम फेल है, मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब देखो ये वाला टॉपिक हो गया, अब इसमें सब्जेक्ट में कैसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है, डीआई में कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये क्या करेगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये वाली लाइन है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। बताओ यार कैसे लिखते हैं इसको, ऑफ जिसके सामने वो कहां पर लगता है, डिनोमिनेटर में, तो प्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, जो भी नंबर आएगा इनटू क्या करेंगे 100, ये वाला हो गया। फिर मैंने कहा ये वाला परसेंटेज है, अब ऐसे लिखा बी इज व्हाट परसेंट, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बताओ कैसे प्रेजेंट करता है, बी डिवाइडेड बाय ए, और जो भी नंबर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यानी जिसके सामने ऑफ होता है, जिसके सामने दैन होता है, वो कहां पर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में। हम लोगों ने कहा अगर ऐसे आ गया तो ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, बताओ यार कैसे लिखेंगे। ऑफ कौन आएगा, डिनोमीटर में कौन आएगा, ए आएगा, और डिनोमीटर में ए क्यों आएगा, बिकॉज उसके सामने ऑफ है। लिखेंगे कैसे, बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे आया तो ए इज व्हाट परसेंट, ये ज्यादातर आएगा, यही लाइन आएगी, इस वजह से लिखा गया था ना, ये हुआ है परसेंटेज, हाँ, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने देखना कि यार इसमें ही आने वाला है, इज व्हाट परसेंट मोर आ गया, या कभी कभार कहेगा लेस आ गया, देन बी, मोर भी है लेस भी है, ऐसे दे दिया तो क्या करेंगे। तो आपने देखना है सर दो नंबर होंगे कोई ना कोई, तो दो नंबर में से पहला नंबर क्या लेंगे, बिग नंबर, पहला नंबर लेते हैं बड़ा नंबर, हाँ बिग नंबर, तो यहां पर आना चाहिए, ये ऐसे लिखेंगे बिग नंबर, और बिग नंबर माइनस कौन सा, स्मॉल नंबर, छोटा नंबर माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या है ना, दैन नंबर आएगा, और ये जो भी कंटेंट है इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। एकदम सिंपल सी बताना चाहता हूं, अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़ा है, एग्जाम निकल ही नहीं पाती एमबीए सीईटी वालों की, ठीक है। पूरा घुमा फिरा के क्वांटिटी एप्टीट्यूड में वो जो मैथ्स है ना, वो इसको अटैच ही करेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे इस पे आएगा, डीआई पढ़ेगा इस पे आएगा, कोई भी डीआई विदाउट परसेंटेज आ ही नहीं है, ना आएगा ही, ठीक है। मैं आपको पूरा कंटेंट जो लाके दे रहा हूं ना, सभी टॉपिक में आप देख लेना, पीवाईक्यू का साथ में कंटेंट है, आप नेट पे चेक कीजिए, मेरा वो कंटेंट देखिए, वही कंटेंट आए थे, एज इट इज मिल जाएगा, और वो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा सब हर जगह पर परसेंटेज लग रहा था। तो ये बेसिक इतना नॉलेज होना चाहिए। चले तो फोटो निकालो, नहीं तो आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट, क्या क्लास मध्ये द्या पहिल्यांदा, ये क्लास में दीजिए, हाँ सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आता हूँ, परसेंटेज का ये पता है सर, हाँ अब परसेंटेज जान सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेकंड थिंग क्या है ना, रेशो जब भी आता है, खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ, रेशो जब भी आता है, रेशो का मतलब क्या कर रहे हो आप लोग, कोई दो नंबर का रेशो लेना है, मतलब ए डिवाइड बाय बी करते हैं, और बाद में हम लोग इसी को क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो बीच में क्या लगा देंगे, ऐसे, यही रेशो होता है। तो रेशो और इस नंबर में क्या डिफरेंस है, ये वाला नंबर और इसमें क्या डिफरेंस है, तो ये जब भी लिखा जाता है ये हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब जाके इसको रेशो कहते हैं। उसके बाद में ये कब ले सकता है, जब दोनों का क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, इसी को रेशो है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। बाकी वो कैलकुलेशन आपको रेशो का टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा, डीए में मुझे इतना नॉलेज चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि मुझे क्या लगेगा सर, बीच बीच में एवरेज लगेगा। वैसे बताओ एवरेज क्या होता है एक्चुअली, आपके हिसाब से एवरेज आप कैसे लेते हो। मान लो 3 नंबर का एवरेज लेना है, क्या करोगे आप लोग, तीनों नंबर की एडिशन डिवाइड बाय 3, वही एवरेज है। यानी एवरेज जब भी आए तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सम कर दो सर,
और जितने भी समय उसको नंबर से डिवाइड कर दो, यही एवरेज। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो ये वाले कंसेप्ट थोड़ा बहुत आने चाहिए। आप शॉर्टकट बनाते रहो ट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पूरा पीवाईक्यू के पर जाना है। ये आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं डीआई क्या है। देखो, मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं तो मेरा तरीका ही अलग होता। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसे पढ़ लो कि एग्जाम निकल जाए मेरी। मुझे नॉलेज बाकी नहीं देखना, मुझे एग्जाम निकालने वाला कंटेंट दे दो। ठीक है, तो डीआई में क्या करेगा, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग पैटर्न में प्रेजेंट करेगा। तो एक डीआई होता है जिसको कहा जाता है पाई चार्ट डीआई। ये होता है पाई चार्ट डीआई। व्हाट इज मीन बाय पाई चार्ट, कोई बता सकता है? सर्कल के फॉर्म में आने वाला डीआई। अब वो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट करनी है, तो दैट इज द पाई चार्ट। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन। अब मैं सर्कल में कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं, कोई भी कंटेंट बताना चाहता हूं, तो मैं दो प्रकार से इनकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता हूं। एक, सर्कल अगर आ रहा है तो सबसे सिंपलेस्ट बनेगा कि वो एंगल के फॉर्म में दे देगा, क्योंकि सर्कल का एंगल तो फिक्स है, कितना होता है? 360 डिग्री। हम लोगों ने देखा है सर्कल का एंगल 360 डिग्री है। तो अगर मुझे ये दिखाना है कि यार मैं जो भी इंफॉर्मेशन बात करूं वो सिर्फ डिग्री में बात करूं, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हर एक स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा करें। मान लो एग्जांपल, अभी क्रिकेट भी चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं आपको वुमेन्स का भी क्रिकेट आईपीएल नजर आ रहा होगा, हॉकी भी चलता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, आज का तो फाइनल मैच होगी शायद, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर 45% डिग्री, 45 डिग्री स्पेंड करने वाले हैं। तो बता यार, 45 डिग्री यानी परसेंटेज में कितना हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रिकेट के ऊपर खर्चा कर रहा है सर, क्रिकेट पे ऊपर कितना है 45 डिग्री, कितने में से 45 डिग्री, 360 में से, और जो भी नंबर आएगा इस इंटू क्या करेंगे, 100। तो परसेंटेज तो ऐसा कह सकता है अंदर। चाय ले लो आप सभी, पहले चाय पी लीजिएगा वहां से। तो ये वाला हुआ कि ऐसे आएगा। तो हम लोग कहेंगे एक तो मुझे डिग्री में दे देगा, और एक क्या करेगा, एक ये हमें देगा कि खाली वो क्या कर रहा है, परसेंटेज में दे रहा है। और परसेंटेज वाला अगर जब भी दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100% होगी। तो ये दो ही चीजों के ऊपर इस डीआई में घुमाया जाता है। इसकी खासियत ये कंसेप्चुअल डीआई होता है, बहुत सिंपल होता है, और चार्ट आसानी से समझ में आता है। तो पाई चार्ट इसको देखें। पाई चार्ट के बाद में दूसरा आएगा क्या, टैबुलर। टैबुलर का मतलब है टेबल, टैबुलर फॉर्म। हाँ, टैबुलर फॉर्म का मतलब देखो, मैं खाली लिखा के देता हूं, आप वहां पर पीवाईक्यू जैसे देखो कि समझ में आएगा आपको। टैबुलर का मतलब हुआ सर टेबल बना दिया। जब बताओ, ये कोई भी टेबल जब बनाया जाता है, टेबल की खासियत आप समझेगा। टेबल बनाते समय क्या करता है, एक होता है टाइटल, मतलब पूरा हेडिंग के साथ में चला क्या इंफॉर्मेशन बतानी। ठीक है, यहाँ पर टाइटल आया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि टेबल में आपके सामने दो प्रकार से होंगे, एक रो आएगा और एक क्या होता है, कॉलम। रो एंड कॉलम समझ में आ रहा है? यानी यहां पर अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन बनाते रहूं, तो ये हम लोग कहेंगे सर ये सभी इंफॉर्मेशन तो रोज है। ठीक है, ये तो रोज हो गई। और ये ऊपर वाला जो आएगा, इसको क्या कहेंगे, कॉलम्स होंगी। तो यानी जो टेबल यहाँ पर डीआई दिया गया, वो उसने क्या किया, रो एंड कॉलम के फॉर्म में दे दिया। ये डीआई की बात करें, ये कैलकुलेटिव लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं क्या, ज्यादा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटिव लेंदी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। आप देख के पता चल जाएगा कि इसमें गिवन क्या चल रहा है। तो पहला पाई चार्ट, दूसरा टेबुलर। ठीक है, ये दे दीजिएगा भैया, समोर पनिक दे सब, ठीक, यहाँ पर, ठीक। चलो, तो ये लिखा, देखा, फोटो निकाल लो अगर चाहिए तो। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट खाली पैटर्न पता होना चाहिए। एक ये डी है क्या, दूसरा आ गया लाइन। फिर क्या होता है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ पता है आपको कि जैसे शेयर मार्केट में आजकल लोग नहीं क्या, कोई भी कंपनी का चार्ट देखते हैं, पैसा लगा है कि नहीं लगा है, तो वो शो होना चाहिए कि पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लाइन ग्राफ में नहीं क्या, ऐसे चार्ट बना दिया जाएगा। ये वाला है। अब देखो, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 10th स्टैंडर्ड में ये जब आता था, आप इसमें दो एक्सिस यूज करते हैं, कौन सा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ, तो बताओ ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। यानी यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है, यहां पर वाई एक्सिस कर देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर वो क्या करेगा, कोई कंपनी के बारे में उसको कुछ इंफॉर्मेशन बताना है, तो प्रोडक्शन के, डोर क्लोज करना, ठीक है चल, ठीक है, कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताना है, तो यहां पर या तो वो ईयर दे देगा, और यहां पर प्रोडक्शन दे देगा, प्रोडक्शन। और वो लाइन ऐसे ऐसे कुछ तो देते कर रहे हैं कि यार ये वाली लाइन है वगैरह। हमारे एग्जाम में दो लाइन, ट्रिपल लाइन आने के चांसेस है। कलर अलग अलग चेंज करेंगे, दैट इज द लाइन ग्राफ, सिंपल। हाँ, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ एक जैसे ही नजर आते हैं। बार ग्राफ में क्या आएगा, तो बार ग्राफ में आपको ऐसा नजर आएगा कि सर यही इंफॉर्मेशन वो बार के फॉर्म में दे रहा है। जैसे देखो 10th में ऐसा भी आया था शायद, ठीक है, ऐसे बार दे दिए गए, इसको कलर कर दिया। हाँ, ये ऐसे होता है कि नहीं? तो दैट इज अ बार ग्राफ, सिंपल, ये बार ग्राफ। तो मोटी मोटी चीज क्या ध्यान में रखनी है, डीआई की कितने टाइप है, सर्कल यानी पाई चार्ट,
सेकंड इज द टेबुलर फॉर्म, टेबल वाला। एक होता है लाइन ग्राफ, एक होता है बार ग्राफ। ये सभी के सभी बहुत बेसिक बेसिक है। इससे डिफिकल्ट वाला आता है जिसको कहा जाता है केसलेट। केसलेट पैटर्न आया, अगर केसलेट आया तो केसलेट बहुत डिफिकल्ट माना जाता है एज कंपेयर टू दिस। हाँ, इसमें रीजन क्या है, केसलेट क्या करेगा, पूरा का पूरा पैसेज देगा, ये पैसेज ही देगा, और ये पैसेज देने के बाद में आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगा, भाई मैंने पैसेज दे दिया, आप पूरा पैसेज में से कंटेंट बनाओ और फिर सवाल सॉल्व करो। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास दिया है, मैं डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करूंगा, ये कहेगा ऐसे नहीं चलेगा, पैसेज रीड करो, पैसेज रीड करने के बाद कंटेंट खुद के डिजाइन करो, कंटेंट बन गया तो फिर सवाल सॉल्व करो। तो क्या होगा, इसमें टाइम लग जाएगा, और इसमें बहुत स्ट्रांग परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग आपका बाकी टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए। आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छी तरह से पकड़ में है तो आप ये बहुत अच्छा बनाओगे। अरिथमेटिक में कमांड नहीं है सर, तो बाकी डीआई एक आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट डीआई आएगा मिक्स डीआई। मिक्स डीआई का मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज मीन बाय मिक्स डीआई, दो से ज्यादा डीआई क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स डीआई। यानी एक ही डीआई में टेबल भी आ गया, पाई चार्ट भी आ गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करता हूं। कौन सा डीआई आप बता दो, कौन सा डीआई, पाई चार्ट, पाई चार्ट है, पाई चार्ट है। डीआई को देखा, खाली समझ में आया, पाई चार्ट चल रहा है। पाई चार्ट चल रहा था बेसिक फ्यूल एक्सपेंडिचर, फ्यूल का एक्सपेंडिचर, हाँ, फ्यूल एक्सपेंडिचर, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंट्री की। is dominated by the four major uses: domestic, transport, industry and electricity। फोर मेजर यूजेस बताया उसने, डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट, अदर पे है, इलेक्ट्रिसिटी है और इंडस्ट्री है। इनके ऊपर जो भी वैल्यू कंटेंट में दी जा रही है, अब डायग्राम दिखाई दे रही है आपको, मैंने पीडीएफ भी सेंड किया है, जो भी दिखा है वो परसेंटेज में, डिग्री में, डिग्री में। और डिग्री में तो टोटल डिग्री कितनी होगी हमारी, टोटल डिग्री हमारी 360 होगी। ये पहले क्लियर कर लेना, 360 डिग्री से ज्यादा होता ही नहीं है और देगा भी नहीं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, इन 1992, ये चार्ट कहां का है बता रहा है, 1992 का, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज was the equivalent to 600 million ton of the coal, ठीक है। टोटल 100 ऑफ एनर्जी यूज was equivalent to 600 million tons, 600 million tons ऑफ कोल। ये वाला है पूरा चार्ट, इस प्रकार से हर बार डीआई दिखाई देगा। हम लोग खाली देखेंगे यार, हाँ चल क्या रहा है, 1992 का डेटा है, सभी के सभी हमारे पास किसमें दिया है, वहां पर वो पाई चार्ट के फॉर्म में डिग्री में दिया। पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल देखिए, बताओ क्या चल रहा है, देखो बताओ क्या चल रहा है, बस खाली ये समझ लो पहला चार्ट में क्या चल रहा है। द एनर्जी कंज्यूम, ये वाला देखिए, द एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर पर्पस is approximately what percent of the total energy consumed for the other four major uses in the 1992। देखो एकदम सिंपल सा है, क्या कहा उसने, एनर्जी कंज्यूम फॉर द अदर पर्पस। अदर पर्पस कितना है, अब ऐसे देख लो, अदर पर्पस कितना है यार, 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, ठीक है। वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम फॉर फॉर द अदर फोर मेजर यूजेस। हाँ, फोर, देखो टोटल अगर इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 है, अब 5 में से तो ये खुद ही 20 हो गया, और 360 में से 20 चला गया, बचा कितना, 340। तो सवाल क्या बना हमारे पास, कि सर 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 340 डिग्री इंटू क्या करना है, 100 ही करना है, ये बना कि नहीं, ठीक है। अब मैं यहां से मानता हूं कि अगर मैंने यहां से डिग्री डिग्री तो वैसे कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल किया, 1 बाय कितना आएगा, 17। 1/17 पता है आपको कितना आता है, 5.88%। सही है, अरे अभी तो चार्ट रिवाइज किया, 5.88%। और क्या पूछा उसने, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, नहीं 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 नहीं, 5.88%, 5.88%, अप्रोक्सीमेटली कौन सा, 6%, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली के हिसाब से। मैथ्स क्या कहता है पता है आपको, 5.5 के आसपास होता, थोड़ा बीचे होता तो 5 के क्लोज कर दो, बड़ा नंबर है 7 से तो किसके नेक्स्ट नंबर पे क्लोज करो, ठीक है ऐसा, वही है। सवाल देख ले, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड द अदर पर्पस इन द कंट्री 1992। अब देखो यार, डिफरेंस पूछा उन्होंने तो सीधा, किसका, डोमेस्टिक एंड कौन सा, अदर पर्पस। डोमेस्टिक कितना, अदर कितना, व्हाट इज द डिफरेंस,
45 और 20 का डिफरेंस 25 है। लुक लिखे मत, ध्यान से देखिए सर, 25 का डिफरेंस पूछा। टोटल खर्चा पता है कितना है? टोटल खर्चा 600, 600। तो हम लोग कहेंगे 600 टोटल है, मतलब कितनी डिग्री का है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू तो 600 मिलियन टन वगैरह दिया था हमारे पास। ठीक है, हमें पूछा कि यार दोनों का ही बता दो, तो ये 45 है और ये 20 है, कितना? 25। 25 का मतलब कितना आएगा, यही सवाल है, बताओ आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या है? क्या करते ऐसे टाइप में, क्या करते आप, क्या करते हो? आमने सामने डिवीजन, ऊपर नीचे, हाँ ऐसे, ये वाला कंसेप्ट। बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये नंबर जो है ना 6 से डिवाइड कर दो, जीरो ही कर देता हूं, तो इसका जीरो कैंसर, 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 6 कितना? 10 जार। 10 जो डिवाइड होगा, अब तो नंबर डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता, तो पॉइंट में आने ही वाला है। तो एक काम करता है, थोड़ा 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 3 बन जाएगा, ये कितना? 5 बन जाएगा। 5 × 25 कितना? 125। 125 को 3 से डिवाइड करेंगे, सही है ना? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 जाने का बचा कितना? ठीक है, सही है, नंबर सही है। ठीक है, 3 3 1 जा 3, 3 जाने का बचा कितना है? 2 बचेगा। 2/3 कितना होता है? 2/3 परसेंटेज में कितना होता है? व्हाट इज मेड 66। तो 41 एंड 66% ये लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन था, देखिए? हाँ, हाँ मतलब बी, ये वाला आंसर। देखो मुझे परसेंटेज बहुत स्ट्रांग चाहिए, वो नंबर जो है ना 1/, वगैरह सभी, इस पे कमांड है तो ये पूरा बस में आ गया। अगर कमांड नहीं है तो फिर ये चला गया आपका, ये देखना। परसेंटेज अभी चला था मॉर्निंग बैच में, हाँ देख लेना, वो पढ़ाई कि नहीं आपको? हुआ? आगे बढ़ू? डीए समझ, ये पीवाई क्यू का है, हाँ लास्ट ईयर का ही पढ़ा रहा हूं मैं। टॉपिक ऐसे पढ़ा सकता था कि नहीं सर, कुछ अलग डीए लाते, फिर कंसेप्ट, कंसेप्ट बिल्डिंग में नहीं लगाते, सीधा सीधा सवाल। डिफरेंस बिटवीन द फ्यूल कंज्यूम ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इन 1992 वाज इक्वल टू, किसकी इक्वल? देखो कैसे, इंडस्ट्री और किसका है? ट्रांसपोर्ट। डिफरेंस ही पूछा है कि नहीं? इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये देखो डिफरेंस बिटवीन, अब इंडस्ट्री का कितना? 110। ट्रांसपोर्ट का कितना? 80। डिफरेंस कितना? 30। और हमारे पास वही डेटा पहले से क्लियर है यार, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 600। तो 30 की वैल्यू कितनी है, कि ऐसे ही सवाल हो गया। ठीक है, तो डिवाइड ही कर दो, बताओ 30 1 जार 30, 30 कितना? 12 जार 15, 15 ही होगा। ठीक है, और देखो 30 1 जार 30, 30 जाने के बाद फिर जीरो, फिर वो 30, नहीं 6 2 जार 12 जार, ये 12 जार हो रहा है। ठीक है, 12 1 जार 12 कितना? 5 जार, 50 इज द आंसर। सी वाला सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये वाला आ गया। सिंपल है कि नहीं? डी सिंपल आ रहा है कि नहीं? बस खाली। if the energy requirement of the electricity in 1992 were 350 million tons, energy requirement, एनर्जी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की 1992 का 350 मिलियन टन है। द अमाउंट ऑफ एडिशनली प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, तो एडिशनली हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, ये उन्होंने पूछा है, जबकि उन्होंने तो पहला वाला ऑलरेडी देखे रखा है। सवाल नहीं समझ में आया? ऑनलाइन में किसी का आंसर है? खुशी, इनेशा, हाँ ओके, इनेश, इसका आंसर, हाँ किसी का, श्रद्धा, तनया, इधर, बाकी और किसी का? नीलेश, हाँ बताओ क्या चल रहा है, क्या बताना चाहता है राइटर, ये इसकी बात समझ लो। उसने कहा इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1992 पर 350 मिलियन टन, जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी डिमांड कितनी है? 350 मिलियन टन है। वो तो कह रहे 350 मिलियन टन होना चाहिए। अगर ये 350 मिलियन टन होना चाहिए या चाहता है 350 मिलियन टन, द अमाउंट ऑफ एडिशनली प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, एडिशनल, एडिशनल प्राइमरी कितना लगेगा? तो मैं सीधा एक काम करता हूं, इसी की वैल्यू लगा देता हूं, इतनी होगी। इसकी वैल्यू हम लोग पहले तो डायरेक्ट अलग अलग निकाल रहे थे, वो क्या कह रहा है?
इसकी वैल्यू इतनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ऐसे कह सकता हूं 105 डिग्री की जो वैल्यू है वही कितनी है, 350 मिलियन टन है। तो मुझे तो पूरा चाहिए यार, अब पूरा का मतलब कितना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू एक्चुअली कितनी आती, ये पहले निकालते। बताओ कैसे डिवाइड करूं। डिवाइड आमने सामने अप डाउन डिवाइड तो करते हैं। एक काम करता हूं, ये 105 है कि नहीं, 105 यहाँ नीचे 360 है, 6 से तो पक्का डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 1 जा 6, 6 जाने का बचा कितना, नहीं 6 से डिवाइड होगा क्या, 4। 6 जाने नहीं, डायरेक्ट 6 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 35 से होगा। बट 35 से ये भी होगा। देखो 35 1 जा 35 कितना, 30 3 जार, 35 3 जार, 35 से हो जाएगा, 35 3 जार, हाँ सही है। तो 35 3 जार और 35 ये कितना, 10 जार, ये ऐसे आएगा, देखो यार ये समझ लीजिएगा। हाँ ऑप्शन बी। चलो यहां तक हो गया। 3 से इसको डिवाइड करो, ये कितना आएगा, 120। और 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, यानी 1200 आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, 1200 यूनिट आ रही है, हाँ। क्या पूछा है थोड़ा सा देखो, द अमाउंट ऑफ एडिशनल प्राइमरी एनर्जी रिक्वायर्ड कुड बी, कितना एडिशनल लगेगा, कितना एडिशनल लगेगा। ऑलरेडी कितनी है अपने पास, ऑलरेडी 600 है, कितने की जरूरत है, 600 की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे पास 600 थी। तो व्हाट इज द आंसर, 600 इज द ओनली आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ये स्टेप समझ में है कि नहीं। उन्होंने क्या पूछा था, एडिशनली कितना लगेगा, एडिशनली। तो हम लोगों ने देखा हमारे पास, देखो टोटल तो 1200 की लगने की जरूरत है, तो 1200 में से मेरे पास तो ऑलरेडी 600 है, माइनस करेंगे कितना आएगा, 600 ही आएगा। तो 600 हमें एडिशनल लगने वाला है, ठीक है ऐसे। क्लियर, आगे बढ़ू, ठीक। चलिए अगला सवाल। इंस्टेड ऑफ कोल, oil has been used in the industry purpose, industry purpose, and if 1 ton of a coal is equivalent to 3/4 of the ton of a oil। देखो इन्होंने रेशियो ही दे दिया, इन्होंने आपस में कहा कि 1 टन, अब मान लो 1 टन ऑफ अ कोल इज इक्वलेंट टू 3/4 ऑफ द टन ऑफ द ऑयल, ऐसे मान लेते हैं। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल विल बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए कितना ऑयल लगेगा, कितने मिलियन टन लगेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट देखिए पहले समझिए। अब एक बात बताओ कि कोल का और ऑयल का रेशो, कोल का और ऑयल का रेशो, ऐसे समझे इस कंटेंट को। कोल का और ऑयल का क्या रेशो है, कोल का और ऑयल का क्या रेशो है, 3:4 है, 3:4 है। यानी जब ऑयल 4 होगा उस समय कोल कितना होगा, 3 होगा। ऑयल 4 होगा, देखो ऐसे स्टेप समझ में आ रही, कोल इक्वल टू 3/4 ऑफ ऑयल, ऐसे। तो ऑयल इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, कोल डिवाइड बाय ऑयल, व्हाट इज द नंबर, 3:4। यहां तक स्टेप क्लियर है, ठीक है। तो इसका मानना है जब कोल 3 होगा तो ऑयल कितना होगा, 4 होगा, ये वाली बात हो रही है। अब उन्होंने कहा ठीक है यार ये तो आ गया। अब वो कह रहा है व्हाट अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ ऑयल कुड बी रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को कितना ऑयल लगेगा। अब एक बात बताओ, ऑयल के लगने से पहले हमें कोल का नॉलेज होना चाहिए। कोल का कितना लग रहा है, 110 डिग्री, उसका भी 110 डिग्री, बट 110 डिग्री किसका, 600 का, 110 डिग्री किसका, 600 का। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखो ये तरीका क्या होगा, एक ही इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का ही ले रहे हैं ना, इंडस्ट्री का ही ले रहे हैं ना, तो आप क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, सर 110 डिग्री ऑफ 600 का उसकी वैल्यू निकालो, फिर उसको टाइम चला जाए, उससे सीधा सीधा क्या आएंगे, 110 डिग्री ये कॉमन ही होगा सभी में। ये किसका आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 600 का, ठीक है। तो 600 का, और कोल की वैल्यू कितनी है, 3 है, कोल की वैल्यू कितनी है, 3 है ना। तो मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू मेरी 600 है, पहले तो ये निकाल लेता हूँ। हाँ 3 यूनिट की वैल्यू मेरी 600 है। तो हम लोग कहेंगे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, ये पहले निकाल लेते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 600 है, नहीं तो एक तरीका समझो, एक थोड़ा अलग निकालो। 1 टन नहीं ना, 3/4 बताया उन्होंने। अभी हम लोग कैसे निकाल रहे हैं पता है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा निकाल रहे हैं। पूरा निकालने के बाद में उसकी वैल्यू निकालेंगे। एक तो एक ऐसे निकालो, ये एक ऐसे नहीं आ रहा ना, सिंपल से काम करता हूँ। ये कितना है, 110 डिग्री, 360 का 100
110 डिग्री किसका, 600 का निकालता हूं। सपोज अभी के लिए ऐसे लिखता हूं, ठीक है, 110 डिग्री, हाँ 10 डिग्री डिवाइड बाय कितना, 360, और इंटू कितना, 600 टन। ये स्टेप समझ में आ रही है। 110 डिग्री किसका, 600 का, इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। अगर इसे निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए, ये जीरो कैंसल, 6 से डिवाइड करूंगा तो 100, और 6 कितना, 6 6 यहां तक, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, इतना ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सर, 2 से डिवाइड करो तो ये 3 ये 2 से डिवाइड करो तो 50 यहां तक आ रहा है। तो अब बाद में क्या होगा, 11 × 50 डिवाइड बाय 3 होगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को। अब मैं खाली इसी नंबर को कैसे लिखता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो है इंडस्ट्री की किसकी वैल्यू है, कोल की, कोल का नंबर कितना है। तो हम लोग कह सकते हैं 3 यूनिट का मतलब 11 × 50 डिवाइडेड बाय 3 होगा फिर, वैल्यू के हिसाब से। तो 4 यूनिट का मतलब कितना होना चाहिए, ये वाला लिखा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि हमें तो ऑयल का चाहिए सर, ऑयल की बात कर रहे हैं। तो ऑयल की बात करते समय अब यहां से डिवाइड देखते हैं कौन सा नंबर डिवाइड होता है। कुछ भी डिवाइड होने का चांसेस नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 3 से तो कोई डिवाइड ही नहीं होगा। तो पॉइंट में आंसर आएगा, इतना श्योर, इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूं। ये नंबर इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, क्योंकि डिनोमीटर है, मल्टीप्लाई करेगा। ये नंबर इधर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा माइंड में देखो आप मल्टीप्लाई। अब बताओ 4 × 50, 50 200, और 200 × 11, 2200, 2200, सही है ना, 2200, और उसको 3 × 3 से 9 से डिवाइड करो। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2200, उसको 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बताओ 9 से डिवाइड करके, 9 1 जार, 9 2 जार, 9 2 जार कितना, 18, यानी पहला नंबर 2 से स्टार्ट होना चाहिए था। कोई आ रहा है क्या, 9 2 जार 18, 18 जाने के बाद बचा कितना, 2, हाँ नहीं, 18 जाने के बाद 4, 4 पे 0, मल्टीप्लिकेशन सही कि नहीं देख लेना, नहीं तो हम लोगों ने गड़बड़ की। हाँ सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है ना। 9 4 जार 36, 36 जाने के बाद बचा कितना, हाँ 4, 9 4 जार 36, तो 244 समथिंग आता रहेगा। ठीक है, तो दैट टाइम ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए था, नन ऑफ दिस इज द ऑप्शन, ये वाला आएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा डी है, बार ग्राफ, बार ग्राफ है लेकिन मिक्स है या सिंपल है, मिक्स है, दो डाई डी है ना। हाँ, लाइन नहीं है, बार ग्राफ ही है ना, इस द बार ग्राफ डी है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी बार ग्राफ है, लेकिन मिक्स डी है, कहा जाएगा, क्यों मिक्स डी है, दो दो बार ग्राफ है सर, दो बार ग्राफ। कंटेंट देख लेना, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय द कंप्यूटर। हाँ, वो जो दो चीजें बता रहा है, एक जगह पर इंपोर्ट की बात कर रहा है और एक जगह पर एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। ये नीचे वाला एक्सपोर्ट का है और एक वाला यहाँ पर इंपोर्ट का है। हाँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब बाहर से लाना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर देना। कौन सा अच्छा होता है, इंपोर्ट करना अच्छा होता है, एक्सपोर्ट करना अच्छा होता है, एक्सपोर्ट करना अच्छा होता है। क्यों एक्सपोर्ट किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए, बाहर का पैसा आना चाहिए, इस वजह से। ठीक है, चलो थोड़ा तो नॉलेज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ये दिया है, ऊपर वाला इंपोर्ट है सर, ये एक्सपोर्ट है। वैल्यू में देखा जाए तो नंबर ऑफ ईयर की बात करें, अलग अलग नंबर की बात यहाँ पर बताई गई। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स in 1996 was what percent of the average value of import in the year 1994, 1995, 1997? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1996, अब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन एक्सपोर्ट का तो ये चार्ट है, 1996 में एक्सपोर्ट कितना बता रहा है, 450। ये तो हमारा देख के पता चल गया। ठीक है, चार्ट देखना ऑनलाइन में, अगर कहीं पर लग रहा होगा सर दिखाई नहीं दे रहा तो मोबाइल में पीडीएफ सेंड किए, वैसे दिख रहा तो चाहिए, कंटेंट दिखाई दे रहा है बहुत, ऑनलाइन में क्लियर है क्या यार, ऑनलाइन वाले सभी एक बार चेक कर लो, बता दीजिएगा, मतलब ऐसे नंबर दिखाई दे रहे कि नहीं। हाँ, अब ये इसमें बनाने के लिए टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा, तो सेपरेट ही बनाया था। ये अगर नंबर, ये 450 आ गया, हाँ, नॉट क्लियर, तो अब इसको जूम करूंगा तो हो सकता है, बट ठीक है देखिए, वो मजा चला जाएगा लेकिन। कैमरे में बन रहे हैं, हाँ कैमरे में बन। नहीं, ये जो है ना फिर,
ठीक है, अभी पीडीएफ देख लेना क्या है ना, इसमें दो चीजें हैं, वन इज द इंपोर्ट का डेटा है, अनदर इज द एक्सपोर्ट का डेटा। मैं सवाल पहले समझ जाता हूँ कि हमें 1996 का कौन सा देखना है, एक्सपोर्ट, और किसका बताए ये, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर 1994, 1995, 1996। इंपोर्ट का चार्ट देखता है, 1994 का इंपोर्ट बताओ कितना है, 1994 का इंपोर्ट कितना है 250, मैं यहां पर लिख देता हूँ यार, 1994 का इंपोर्ट है 250, चलो यहां पर लिखा, प्लस 1995 का इंपोर्ट कितना है 225, तो 225 ये दिया है, प्लस 1997 का इंपोर्ट कितना है 275, 275, इनका क्या चाहिए एवरेज, एवरेज का मतलब डिवाइडेड बाय 3, ये बना यहां तक, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब ये क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट 1996 वाज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज वैल्यू, यानी 1996 का एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय इंपोर्ट इनटू क्या करेंगे 100, ये एवरेज जो भी है ये हमारा, तो हम लोग सीधा सीधा सिंपल से आएंगे, हम लोग लिखते समय ऐसे करेंगे, यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू 450 है सर, हाँ 450, तो ऊपर नंबर क्या बनेगा देखो यहां पर समझे, ऊपर बना 450 डिवाइडेड बाय ये नंबर का जो भी कैलकुलेशन होगा नीचे डिवाइड बाय इनटू 100 करना है। इसको थोड़ा एवरेज निकालने का एक तरीका बता रहा हूं, सिंपल सा देखिए, 200 200 200 कितना 100, 600 डिवाइड बाय 200 200, 600 डिवाइड बाय 3 200, तो पहला तो ये आएगा ही आएगा सभी में, ठीक है, स्प्लिट एंड डिवाइड, फिर देखते हैं 50 प्लस 20 75, चलो 75 है, और 75 और ये भी 75 है, 75 प्लस 75 कितना 150, 150 को 3 से डिवाइड करो 50, यानी एवरेज कितना था 250, और ये जो भी नंबर आएगा इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ऐसे जाना था, अब 100 से जाएंगे तो डिवाइड ही कर देता है, 0 से 0 कैंसल, 25 वन जा 25 कितना 4 जा 4 इंटू 45 करेंगे, डबल डबल कर दो, दो बार डबल करना है, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 इज ओनली आंसर, ऑप्शन देख लेना कहीं पर है कि नहीं, नहीं है तो नन ऑफ दिस इज आंसर, ठीक है। चलो इसमें आता है, क्या बता रहे थे, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 1994, एक्सपोर्ट की वैल्यू 1994 वाज एग्जैक्टली व्हाट परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर, परसेंटेज में पूछा, सेम परसेंटेज में पूछ रहा है, ये ध्यान रखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 1994, वो इक्वल कह रहा है, इक्वल होगा, लेकिन किस में इक्वल होना चाहिए, परसेंटेज में इक्वल होना चाहिए, परसेंटेज में, तो पहले तो देखना पड़ेगा यार इंपोर्ट का कितना था, एक्सपोर्ट का नंबर कितना है, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, तो देखिए थोड़ा सा हमें यहां पर देखना है, टोटल जो इंपोर्ट किया है उसकी बात समझ लो, टोटल इंपोर्ट कितना किया, अब थोड़ा नंबर देखते हैं, ये कितना है 75, ये 75 की नहीं, 75 में 25 मिल जाए तो राउंड राउंड बनता है मेरा, तो 75 प्लस 225 ऐड कर दो 300, इसका 25 इसको दे दिया 100, और ये 200 कितना 300, ये स्टेप समझ में, माइंड को ही काम करने देता ना, ये और ये मिला के 300, अब ये और ये मिला के 300, यहां पर और यहां पर उठा लो कितना 300, पहले तो इसको 50 दे दिया, 400, 400 प्लस 300 700, 700 यहां तक का चार्ट हो गया, अब 700 हुआ सर, इसमें से 300 लेते 1000 बन गया, इसमें से 200 लेते कितना 1200 बन गया, 1200 बना और ये नंबर एक दूसरे में ऐड कर दिया, तो और 100 मिला के 25 मिल जाएगा, 1325, इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है 1325, देखो एडिशन कैसे करो, आपको जल्दी एडिशन करने का तरीका देखना है, ठीक है, ऐसे तो राउंड जल्दी हमें पता चल जाता है, तो ये इतना इंपोर्ट है 1325, अब आता हूं मैं एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट भी लगेगा पूरा काउंट करके निकालना पड़ेगा, देखो ये कितना है 150, और 50 की जरूरत है, 150 के बाद ये 50 दे दो, दोनों की एडिशन कितनी, क्या नहीं पहले तो निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लो, कितना होगा 500, 500 में 200 700, 700 हो गया, अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं 800, 700 और 800 1500, 1500 में 300 ऐड करेंगे 1800, 1825, 1825, ये मेरे पास इंपोर्ट का भी मिला और एक्सपोर्ट का भी नंबर पूरा है, अब सवाल घुमा फिरा के आएगा तो मेरे पास नंबर होना चाहिए, ठीक है चलिए, अब उन्होंने क्या बताया इस पे ध्यान से देखिए, अब आते हैं परसेंटेज की बात, परसेंटेज की बात, उसने कहा 1994 का जो एक्सपोर्ट है, 1994 का जो एक्सपोर्ट है, यार 1994 का एक्सपोर्ट कितना है 350, इसका परसेंटेज कुछ तो होगा, कुछ होगा कि नहीं, अब एक बात बताओ 350 है ना, 350 की नहीं, इसका हमें परसेंटेज भी देना पड़ेगा, नहीं, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इन 1994 वाज एग्जैक्टली व्हाट परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द सेम ईयर,
पूरा देख, द वैल्यू नहीं नहीं, ये एक्सपोर्ट की वैल्यू कहाँ की, 1994। सेम ईयर बताया ना, सेम ईयर में क्या चाहिए, इंपोर्ट। सेम ईयर में इंपोर्ट, सेम ईयर में इंपोर्ट कितना है 250, ये कितना है 350, तो डायरेक्टली था, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आंसर क्या आता, हाँ 350 डिवाइडेड बाय 250 इंटू क्या करना था 100 ही। ठीक है, चलो ये डायरेक्टली था, मुझे ऐसा लगा उसका परसेंटेज पूछ रहा है, डायरेक्टली था। नन ऑफ दिस, जीरो से जीरो कैंसिल, वन जार और फोर जार, फोर से मल्टीप्लाई 70, 70 का डबल 140, 140 नंबर है क्या, नहीं, तो ऑप्शन इज द नन ऑफ दिस, इसका भी नन ऑफ दिस है। ठीक है, ऑनलाइन में भी किसी ने बताया, उसका कंटेंट ऑनलाइन जितने भी बुक अवेलेबल है सभी का एनालिसिस करके ही बनाया गया। ठीक है, लास्ट टाइम में जो बच्चे थे उनका फीडबैक से उनका क्या कंटेंट आया था उसके ऊपर, ये वाला, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट, वैल्यू लेकिन कौन सा, एवरेज एक्सपोर्ट, एंड द वैल्यू ऑफ एवरेज इंपोर्ट ऑफ द गिवन ईयर। तो सीधा सीधा है, एवरेज निकालना हमें बहुत सिंपल बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी पहले निकाला था और इंपोर्ट भी निकाला था। बताओ इंपोर्ट की वैल्यू कितनी, यहां पर इंपोर्ट लिखा कि नहीं हम लोगों ने, यहां तक तो हम लोगों ने पहले निकाल लिया। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो सर मेरे पास ही है, अब इंपोर्ट है तो इंपोर्ट की वैल्यू है, एक्सपोर्ट की वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 है, नीचे भी 6 होगा, तो 6 है तो 6 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब एवरेज निकाल के आप ऐसे डिवाइड करो कि सर इसको 6 से डिवाइड, इसको 6 से डिवाइड, माइनस करते, उससे मेरे तो टाइम लग जाएगा। सीधा दोनों का डिफरेंस बता दो, कितने का डिफरेंस है, 500 का डिफरेंस है कि नहीं 500, तो 500 को ही किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 500 को 6 से डिवाइड करो, और वैसे भी सवाल क्या था, कौन सा था, अप्रोक्सीमेटली है। ये नजर आ रहा है कि नहीं यार, अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली में आपको पूछा है तो सीधा सीधा आएंगे यार, 6 1 6, 6 4 कितना, 6 8 कितना, सॉरी 6 4 क्या, 6 8 कितना 48, 48 जाने का बचा कितना 2, 2 के ऊपर 0 20, 6 3 कितना 18, 18 जाने के बाद बचा कितना 2, 2 के ऊपर 0, 2/6, 2/6 यानी 1/3 यानी कितना 33, तो 83.33, और उसके अप्रोक्सीमेटली बताने की बात कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा, एक ही, 85, अप्रोक्सीमेटली आंसर यानी 85। तो वो चार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट 110 करोड़, डायरेक्टली डिफरेंस लेंगे ना, कौन सा, कितने का डिफरेंस बताया उन्होंने 110। तो सीधा ऐसे देखते चले जाओ, 90 96, हाँ ये यहां पर कितना है 350 और यहां पर कितना है 440 450, तो 1996 इज द राइट आंसर, बी वाला स्टूडेंट करेक्ट आएगा। ठीक, 1994 में भी आ रहा है, मोर देन 1 ईयर, हाँ दो जगह पर आ रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 1 ईयर, ये वाला ऑप्शन है फिर, दो जगह पर आया, 1994 में भी आया, यहां पर भी है, 1995 में भी है, हाँ यहां पर भी है, सही है, तो ये भी आ रहा है, तो मोर देन 1 ईयर इज द राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, दो तीन जगह पर आया था। अगला सवाल, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1996, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और कहां से, 1995 से लेके 1996, एक्सपोर्ट नीचे है, 1995 में कितना है बताओ, और इसमें कितना है, कितने से बढ़ गया, ये 325, ये 450, कितने से बढ़ गया 125, कितना बढ़ा 125, ये देख लेना यार, हाँ कितना बढ़ रहा है 125, तो ऐसे कहता हूं 125 बढ़ा, किसके ऊपर बढ़ा होगा 325 पे, इंटू क्या करेंगे 100, ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर डिवाइड बाय दैट नंबर, प्रीवियस वाला नंबर लेते हैं, ऐसे नंबर आ गए तो यहां पर आएंगे डायरेक्टली, यहां पर आने के बाद में 25 से डिवाइड करता हूं, 25 से 5, 25 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, 25 कितना 5 यहाँ पर 25 1 25, 25 जाने का बचा कितना 7, 7 ही बचेगा, 7 पे 2 72, तो 25 2
50 जाने का बचेगा 12, नहीं 25 वन जा 25, 25 जाने का बचा कितना हमारा यहाँ पर 7, 7 डायरेक्ट 3 जा ही आएगा, 1 और 3, ये स्टेप क्लियर है। 13, अब ये नंबर जो है ना यहाँ पर देखना 13 नीचे आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है क्या कहीं पर, डायरेक्ट आंसर देना है 13 का टेबल। हाँ, नंबर डायरेक्ट देखते हैं, नंबर कैसा है हमारे पास, 500 डिवाइड बाय 13, 13 कितना 4 जार, 13 3 जार 39 होगा, 13 4 जार 52, 52 तो बहुत बड़ा होगा, तो एक मिनट, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट तो वही है 1995 टू 1996, 1995 में 325 है, 1996 में कितना है 450, डिफरेंस हमारा वही आ गया 125, 125 डिवाइड बाय 325, वो भी सही है, नन ऑफ दिस ही आएगा फिर तो, ठीक है, नन ऑफ दिस ही आंसर आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली नहीं आएगा ना कोई, 13 वन जा 13, 3 जार 39, 39 जाने पर 11, 35 के आसपास आएगा, लेकिन कोई भी नंबर नहीं, नन ऑफ दिस के आसपास ही जाएगा, ठीक।